हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आपका आरएस कैरियर इंस्टीट्यूट लाइफ साइंस में आपका स्वागत है। और अपन आज नई यूनिट स्टार्ट करेंगे जिसका नाम क्या है, इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन। ये बात समझ आएगी, जिसका नाम क्या है, इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन। ये अपने ये वैसे सारे है ना, इनको दोनों को अलग अलग नाम से कराते हैं। इकोलॉजी अलग से कराते हैं, इवोल्यूशन अलग से कराते हैं। पर जो दोनों है उनका वेटेज बहुत है। अबाउट 60 मार्क्स का पेपर किससे आता है, इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन से। तो अब इसमें अपन क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे अपन स्पीसीज का इंटरेक्शन, ये बात में आ गई। स्पीसीज आपस में कैसे इंटरेक्ट करती है। कभी भी अपन इकोलॉजी पढ़ेंगे, इकोलॉजी इवोल्यूशन, तो उसमें अपन एक बार ह्यूमन बीइंग को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, मतलब अपने ऊपर लेके एग्जाम्पल सेट नहीं करेंगे, किसी और ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल करेंगे, क्योंकि अपन ने इकोलॉजी ही एक टाइप से चेंज कर रखी है। इसके अलावा क्या है, यहाँ पे सर्वाइवरशिप कर्व पढ़ेंगे। एक ग्राफ है जिसमें सबसे ज़्यादा और सबसे फर्स्ट टाइप किसका होता है, सेकंड टाइप किसका और थर्ड टाइप है किसका। हैमिल्टन रूल्स पढ़ेंगे, जिसका मतलब क्या है कि हैमिल्टन रूल मतलब कौन कब किसके लिए जान देगा। फिर इसके बाद है स्पेसिएशन। स्पेसिएशन मतलब कि नई स्पीसीज कैसे फॉर्म होगी। यहाँ पे मार्क एंड रिकैप्चर मेथड है कि मान लो कोई पॉन्ड है, उसमें अपन फिश को कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसके अलावा नेट ग्रोथ रेट है ना। इसके अलावा क्या है, लोट का वोल्टेरा मॉडल। इसमें अपन क्या पढ़ेंगे कि कोई स्पीसीज है वो कैसे दूसरी स्पीसीज की प्रेजेंस में सर्वाइव कर रही है। इसके अलावा क्या है, फाइलोजेनेटिक ट्री, इसकी भी अपन बात करते हैं। और इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल। यहाँ से भी नेट में क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। अब देखो, इस इकोलॉजी में पढ़ने से पहले अपन पहले बात करते हैं कि जो अपना अर्थ है उसकी स्ट्रक्चर की। तो उस पर अपन ने इमेजनरी लाइन बना रखी है जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती। जैसे ये जो वर्टिकल लाइन्स है उनको बोलते हैं अपन लॉन्गिट्यूड, और जो लेटिवी लाइन है उनको अपन बोलते हैं लेटीट्यूड। ये बस नहीं, इधर नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट ये सब आपको पता है। और ऊपर नॉर्थ पोल होता है, नीचे साउथ पोल, जहाँ क्या होता है आर्कटिक रीजन बोलते हैं। अब देखो, जो बीच में से जो इमेजिनरी लाइन आ रही है उसको अपन बोलते हैं इक्वेटर, जो कहाँ होता है 0 डिग्री पे। इसके अलावा 23.5 डिग्री ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, और 23.5 डिग्री नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है। इसके अलावा क्या है, एक लाइन और जाती है वर्टिकल, ये देखो GMT ग्रीनविच, जिससे अपन टाइम कैलकुलेट करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या पॉइंट याद रखना है कि जो बीच में होता है ना, बीच में ऊपर साइड 23 डिग्री और नीचे 23.5 डिग्री, इतने रीजन होता है। कौन सा रीजन होता है, ट्रॉपिकल रीजन, जहाँ पे सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट पाया जाता है, जिसका नाम है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। यहाँ क्या होता है, टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा होता है, और जो रेनफॉल है, जो बारिश है, वो भी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए, इसके बारे में नेट में क्वेश्चन आता है। इसके अलावा क्या है, इसके ऊपर टेम्परेट रीजन मिलेगा, फिर कौन सा मिलेगा, एल्पाइन एंड टुंड्रा, और सबसे ऊपर मिलेगा ये बस में आर्कटिक रीजन। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो 180 लाइंस, ये इनकी बात करें कि 180 डिग्री लाइंस कैसी होगी वर्टिकल, 180 कैसी होगी हॉरिजॉन्टल। और जो ये साउथ पोल पे जो रीजन होता है उसको अपन ने नाम दे दिया एंटार्क्टिक। तो ये क्या होगी, ये अपनी अर्थ की स्ट्रक्चर। इसमें आपको बस ये सीक्वेंस पता होना चाहिए कि बीच में होता है ट्रॉपिकल रीजन, फिर होता है टेम्परेट, फिर एल्पाइन एंड टुंड्रा, और फिर पोल्स। अब इसके बाद बात करते हैं कि मान लो अर्थ एक कंप्लीट रोटेशन कर रही है, तो उसमें कितना टाइम लगता है, 24 आवर। यहाँ से नेट में क्वेश्चन नहीं आएगा, बस आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। ये बस नहीं, तो 24 आवर लेगा, उसमें कितनी डिग्री रोटेट कर जाएगी, 360 डिग्री रोटेट कर जाएगी। तो बस ये 4 मिनट निकाल रहा है, मतलब जो लैप्स का जो टाइम रेट होता है वो 4 मिनट होता है। 24 × 60 मिनट में कर दिया, और अपॉन क्या कर दिया, 360। ये बस नहीं, तो ये कितना आ गया, 4 मिनट। ये बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। अब देखो कि एक होता है रोटेशन, एक होता है रिवोल्यूशन। तो देखो रोटेशन होता है ना, मतलब जो अर्थ अपनी एक्सिस पे घूम रही है, उससे तो क्या बनते हैं, डे एंड नाइट, दिन और रात। और रिवोल्यूशन क्या होता है कि जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ घूमती है। ये बस में उसकी वजह से क्या बनते हैं, सीजन बनते हैं, मतलब ऋतु। ये बस में सर्दी गर्मी, ये बस में वसंत ऋतु, इनकी बात करते हैं। तो अब यहाँ पे एक नाम लिखा है वेदर। तो एक तो होता है वेदर, एक होता है सीजन। तो कौन सा, मतलब क्या आता है, मौसम तो क्या आता है, जो रोज़ बदलता है ना उसको अपन क्या बोलते हैं, वेदर। और जो मतलब एक पार्टिकुलर टाइम के बाद बदलता है उसको बोलते हैं अपन सीजन। जैसे सर्दी गर्मी, ये क्या हो गया सीजन, और मौसम रोज़ बदलता है, वेदर। अब इसके बाद है जो अपनी इकोलॉजी है, उसमें अपन क्या पढ़ेंगे, इको सिस्टम। ये बस में इकोलॉजी बहुत इजी इजी टॉपिक्स हैं, और लेकिन नेट में इनका बहुत बड़ा रोल है। तो इकोसिस्टम में क्या है, दो फैक्टर आते हैं, एक तो होते हैं बायोटिक, एक होते हैं एबायोटिक। तो देखो बायोटिक का मतलब लिविंग, और एबायोटिक का मतलब नॉन लिविंग। तो देखो बायोटिक में अपन पढ़ेंगे, जैसे नाम है प्रोड्यूसर। अब देखो बायोटिक मतलब लिविंग,
तो सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन है वो कौन करेगा? प्लांट। कौन करेगा? प्लांट, क्योंकि प्लांट ही क्या कर सकता है, जो सनलाइट है उसको केमिकल एनर्जी के अंदर चेंज कर सकता है, ये बस में उससे फूड बना सकता है। फिर अब इस प्रोड्यूसर को कौन लेगा? प्राइमरी कंज्यूमर। ये कंज्यूम करेगा, जिसका नाम क्या है? हर्बीवोरा, फॉर एग्जाम्पल डियर, हिरन, ये बस में आ गई। अब प्राइमरी कंज्यूम को भी कौन करेगा? सेकेंडरी कंज्यूमर, मतलब इनसे ऊपर होते हैं वो किसको खाते हैं? हर्बीवोरा को खाते हैं। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल कार्निवोरा। फिर उसको भी कौन खाएंगे? टर्सरी कंज्यूमर, जिनको बोलते हैं टॉप कार्निवर, फॉर एग्जाम्पल शेर, ये बस में लॉयन। अब इसके बाद क्या है कि जब इनकी डेथ हो जाएगी तब उनको कौन मतलब डिकम्पोज करेगा? तो उनको बोलते हैं डिकम्पोजर। तो यहाँ पे दो नाम दे रखे हैं, एक तो है डिकम्पोजर, एक है डेट्रीवर्स। तो डिकम्पोजर क्या है? ये अपने एंजाइम बाहर सीक्रेट करेंगे, ये बस में उस जो डेड मटेरियल है उस पर, और फिर उनको डाइजेस्ट करेंगे। तो इसका एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, फंजाई और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। डेट्रीवोरस क्या है? वो अपना जो फूड है पहले उसको अंदर लेंगे और फिर उसको डाइजेस्ट करेंगे। इसका एग्जाम्पल है अर्थवर्म। ये भी कुछ बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए, बायोटिक फैक्टर कौन कौन से होते हैं। अब इसके बाद है एबायोटिक फैक्टर। तो एबायोटिक फैक्टर में क्या आती है? सोयल, ये बस है। तो सोयल की स्टडी को अपन क्या बोलते हैं? पेडोलॉजी। लॉजी का मतलब स्टडी। इसके अलावा इसके अंदर क्या आएगी? लाइट आएगी, सनलाइट। इसके अलावा क्या है? वाटर आएगा। इसके अलावा ह्यूमिडिटी आएगी। और क्या आएंगे? टेम्परेचर आएंगे, ये बस में, और पीएच। ये सब क्या है? एबायोटिक फैक्टर या नॉन लिविंग फैक्टर। अब इसके बाद बात करते हैं कि सबसे पहले अपन एबायोटिक फैक्टर की बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सोइल। तो सोइल की स्टडी को बोलते हैं पेडोलॉजी। तो इसमें तीन नाम देखे हैं, ह्यूमीन, ह्यूमस और फुल्विक एसिड। तो इसके बारे में आपको क्या पता होना चाहिए कि ह्यूमीन तो होता है इनसोल्यूबल, मतलब किसी में सोल्यूबल नहीं होगा। तो देखो आई एन से आई एन याद रख सकते हो ट्रिक बना के। ह्यूमीन का मतलब इनसोल्यूबल। ह्यूमस का मतलब क्या है कि वो क्या है? एसिड में तो इनसोल्यूबल है और बेस में सोल्यूबल है। तो AIBS ऐसे याद रख सकते हो, एसिड में इनसोल्यूबल और बेस में सोल्यूबल। जो फुल्विक एसिड है वो सोल्यूबल होता है ऑल पीएच के ऊपर। तो ये भी तीनों आपको पता होना चाहिए, यहाँ से भी नेट में क्वेश्चन आया हुआ है। अब देखो, अब अपन सेकेंड जो अपना एबायोटिक फैक्टर है जिसका नाम है लाइट। तो लाइट की बात करते हैं। तो आपने लाइट का जैसे नाम सुना होगा, जैसे माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, ये बस में रेडियो वेव्स, विजिबल रेज, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज और गामा रेज, ये आपने नाम सुने होंगे। तो देखो, आपको सबसे पहला पॉइंट याद रखना है कि जो आर होता है ना उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, ये बस में। तो यहाँ पे जो आर है इसकी सबसे ज़्यादा वेवलेंथ है, तो इधर से इधर अगर अपन जाएंगे तो वेवलेंथ क्या होगी? कम। अब इसमें अपना जो मेजर जो मैन है वो कौन सा है? विजिबल रेज। तो विजिबल रेज में ही अपना क्या होता है? फोटोसिंथेसिस। तो विजिबल रेज को अपन ने जब जूम करके देखा तो उसमें कितनी लाइट थी? 7 लाइट। विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो इसमें भी सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होगी? आर की। ये बस में इसमें भी आर की, तो आर की मतलब रेड की सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होगी। तो जब इधर से इधर जाएंगे तो जो वेवलेंथ है वो बढ़ेगी, ये बस में आई। अब जो ये बस में, तो यहाँ पे क्या करना है आपको? जो वायलेट है, ये बस में जो वायलेट कलर है अपना, उसकी होती है वेवलेंथ 400 नैनोमीटर। और जो ये बस में, और जो अपनी रेड कलर है उसकी होती है 700 नैनोमीटर। और इनमें 50-50 जोड़ते जाओ, जैसे इसकी 400, 450, 500, 550, 600, 650 और 700। तो इधर से इधर जाएंगे तो वेवलेंथ क्या होगी? बढ़ेगी। अब इसी के अंदर अपना क्या होता है? फोटोसिंथेसिस। इसलिए इस विबिग्योर विजिबल रीजन को और क्या बोलते हैं? PAR, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रीजन, जो कि कितना होता है? ओनली 1 से 2%। अब इसके बाद यहाँ पे एक देखो फॉर्मूला लिख रखा है, E बराबर एच म्यू बराबर एच सी अपॉन लेमडा। मतलब E बराबर एच म्यू भी हो सकता है, एच क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट, और म्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी। मतलब E और फ्रीक्वेंसी, एनर्जी और फ्रीक्वेंसी आपस में क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एक और फॉर्मूला क्या है? E बराबर एच सी अपॉन लेमडा। तो एच क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट है। सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, वो भी कांस्टेंट है। और लेमडा क्या है? वेवलेंथ। मतलब ई और लेमडा आपस में क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब किसी की एनर्जी ज़्यादा है तो उसकी लेमडा क्या होगा? वेवलेंथ क्या होगी? कम। मतलब वेवलेंथ कम है तो उसकी एनर्जी ज़्यादा। अब इसके बाद क्या है कि यहाँ पे दो है कि एक तो होता है एब्जॉर्प्शन, एक होता है एक्शन स्पेक्ट्रम। मतलब कौन से में जो फोटोसिंथेसिस है उसमें ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा? तो देखो, ब्लू लाइट में क्या होता है? ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है, रेड में कम होता है। लेकिन अगर एक्शन स्पेक्ट्रम की बात करें, मतलब जो फोटोसिंथेसिस किस में ज़्यादा होगा, तो वो होगा एक्शन स्पेक्ट्रम होगा रेड लाइट के अंदर ज़्यादा और ब्लू में कम। तो ये दोनों पॉइंट भी आपको पता होने चाहिए, यहाँ से नेट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इकोलॉजी से क्या होता है? एकदम मतलब इजी इजी क्वेश्चन आते हैं। अब देखो, लाइट की ही बात करें तो उसमें एक और बात कर लेते हैं अपन किसकी? यूवी रेज की।
अब देखो अल्ट्रा वायलेट रेज है, आपने सुना होगा कि हार्मफुल होती है। तो इसमें क्या है, ये 3 टाइप के यूवी ए, यूवी बी, यूवी सी, अल्ट्रा वायलेट ए, बी और सी। तो जो ए है उसकी वेवलेंथ कितनी होती है, 400 से 320। ये बस में यूवी बी की होती है 320 से 280 नैनोमीटर, और यूवी सी की होती है 280 से 100 नैनोमीटर। तो जो यूवी बी है उसके बारे में ध्यान रखना है कि जो यूवी बी है वो खतरनाक होती है, वो क्या करती है, डीएनए में म्यूटेशन कर देती है, या फिर क्या करा देती है, पिरिमिडिन डाइमर। ये बस में पिरिमिडिन का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। तो डीएनए म्यूटेशन में कौन रोल प्ले करती है अपना, अल्ट्रा वायलेट बी। ये बात है, इसलिए इनमें तीनों में से भी कौन से हार्मफुल है, यूवी बी। ये नेट में क्वेश्चन पूछा। इसके बाद क्या है, स्नो ब्लाइंडनेस, या फिर इसको बोलते हैं फोटो कीरेटाइटिस। आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन, और देखो स्नो ब्लाइंडनेस है मतलब बर्फ में कुछ है इसका। तो इसमें क्या होता है, देखो जो पोल्स वाला रीजन है ना, जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल्स, या फिर अंटार्कटिका वाला रीजन, तो उसमें जो ओजोन लेयर है ये बस में उसकी विद क्या होती है, ये बस में कम होती है, मतलब जो विद होती है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। उसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे अल्ट्रा वायलेट रेज डायरेक्ट स्कैटर करती है। ये बस नहीं, उसकी वजह से होती है, जैसे ये अपने आंखों में गिरेगी ना, तो उससे अपन को थोड़ी देर दिखना बंद हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, स्नो ब्लाइंडनेस या फोटो कीरेटाइटिस। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि फोटोसिंथेसिस रेट है वो किस पे डिपेंड है, नहीं करता। तो देखो लाइट इंटेंसिटी है ना वो आएगी, उससे रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रोडक्ट पे फर्क पड़ सकता है लेकिन रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिस रेट से पहले फोटोसिंथेसिस हो रहा था उसी से अब क्या होगा, फोटोसिंथेसिस। वेवलेंथ ऑफ लाइट से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कलर ऑफ लाइट से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो ड्यूरेशन ऑफ लाइट है, मतलब एक तो 1 घंटे रखी, एक 2 घंटे रखी, तो 1 घंटे वाले में फोटोसिंथेसिस रेट कम होगी, और 2 घंटे अगर अपने उसको रखा तो उसमें क्या होगी, फोटोसिंथेसिस रेट ज़्यादा। तो इसका आंसर क्या हो गया, ड्यूरेशन ऑफ लाइट। ये नेट में क्वेश्चन पूछा हुआ। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट अपन एबायोटिक फैक्टर की बात करते हैं, जिसका नाम क्या है, वाटर। ये बस में, तो वाटर में क्या होता है, जो लेटेंट हीट है, गुप्त उष्मा, वो क्या होती है, मैक्सिमम, है ना। ये बस में, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन इससे जो नेक्स्ट लाइन है वो क्या है, कि वाटर की जो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है ना वो मैक्सिमम होती है, कितनी होती है, 80। मतलब डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट कितना होता है वाटर का, 80 होता है। मतलब क्या होता है, उस वाटर को अगर किसी में कुछ भी डालना, जैसे नमक है NaCl, तो NaCl का मान लो कितना है, 160 मान लो उसकी एनर्जी है। अगर उसको अपने वाटर में डाल दिया तो वाटर में क्या हो जाएगा, उसकी 80 गुना कम हो जाएगी। डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट क्या होता है, उतनी फोर्स क्या हो जाएगा, कम। तो इसको 80 से डिवाइड करोगे तो कितना आ गया, 2। मतलब कितनी रह जाएगी NaCl के, ओनली 2। ये बस में ये नेट में क्वेश्चन पूछा है। इसलिए जो वाटर है वो बेस्ट सोलवेंट है कोई आयन को डिजोल्व करने के लिए। इतनी बात में आ गई। अब देखो वाटर के कुछ टाइप लिख रखे हैं यहाँ पे, जैसे हाइग्रोस्कोपिक वाटर, कैपिलरी, ग्रेविटेशनल और केमिकल बाउंड वाटर। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब है वो क्या करता है, जो सोयल के जो पार्टिकल है उसके चारों तरफ एक थिन लेयर बना लेते हैं, पतली लेयर बना लेते हैं सोयल के पार्टिकल के अराउंड। कैपिलरी वाटर का मतलब है जो सोयल पार्टिकल है उसके बीच में जो है वहाँ पे क्या रहता है, वाटर, कैपिलरी वाटर। ग्रेविटेशनल का मतलब है ऐसा वाटर जो ग्रेविटेशन की वजह से कहाँ चला जाए, वाटर लेवल नीचे चला जाए, उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल वाटर। केमिकल बाउंड वाटर क्या है, कि कोई केमिकल है, जैसे फॉर एग्जांपल Na2SO4, उसके साथ क्या है, मतलब जुड़ जाए वाटर, तो इसका नाम क्या होगा, Na2SO4.10H2। तो ये तो चारों टाइप होगी, लेकिन क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा। ये बस में ये डायरेक्ट भी पूछ लेता है कि हाइग्रोस्कोपी के मैच द फॉलोइंग में आ सकता है, तो ये भी आपको थोड़ा ध्यान होना चाहिए। अब देखो क्वेश्चन कहाँ से आता है, कि जैसे होलार्ड है वो किससे मिलके बना होता है, क्रिसार्ड प्लस इकार्ड। अब क्रिसार्ड क्या होता है, मतलब जो किसान के काम है, क्रिसार्ड मतलब किसान, जो किसान के काम आए, मतलब ऐसा जो वाटर क्या हो, अवेलेबल हो, जिसको अपनी यूज़ में ले सके। तो जो प्लांट्स है वो, मतलब जो किसान है वो किसको यूज़ लेगा, कैपिलरी वाटर को। तो क्रिसार्ड का एग्जाम्पल क्या हो गया, कैपिलरी वाटर। इस कैपिलरी की वाटर के अलावा अपन इनमें से कोई भी काम में नहीं ले सकते, मतलब अवेलेबल नहीं होता। तो जो अवेलेबल नहीं होता उसको बोलते हैं इकार्ड। इकार्ड में 3 आते हैं, हाइग्रोस्कोपिक, केमिकल और ग्रेविटेशनल वाटर। तो क्रिसार्ड और रिकार्ड दोनों मिला के क्या बनाते हैं, होलार्ड। तो यहाँ से भी नेट में क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब इसके बाद देखो यहाँ पे एक पिरामिड बना रखा है, जिसमें नीचे लिख रखा है प्रोड्यूसर, फॉर एग्जांपल प्लांट, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, फॉर एग्जांपल डियर, हिरन, फिर उसको कौन खाता है, सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्सरी और फिर क्वाटरनरी कंज्यूमर, बस या फिर टॉप कार्निवर बोल सकते हैं। अब देखो यहाँ पे लेवल की बात करते हैं, तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा n लेवल, मतलब मान लो कोई भी लेवल लिखा, n का मतलब 1 है मान लो, तो ऊपर वाला कौन होगा, 2 3 4, मतलब n है तो ऊपर वाला होगा n+1, ऊपर होगा n+2, ऊपर होगा n+3। अगर मैंने प्राइमरी कंज्यूमर को n लेवल माना, मतलब कोई भी जैसे सेकंड लेवल माना, तो इससे नीचे वाला कौन सा होगा, फर्स्ट लेवल, मतलब एक कम, तो n-1।
और ऊपर वाला एक है ज़्यादा, तो n+1 n+2 n+3। तो अब देखो यहाँ पे मान लो अपन इसको n-1 लिखा, तो ऊपर वाला क्या होगा, एक जुड़ जाएगा, तो n-1 +1 कैंसिल, और ऊपर क्या आएगा n। ये बस ये प्रेजेंटेशन का तरीका है, ये आपको पता होना चाहिए कि अपन इसको ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं और ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं। बस में यहाँ पे भी कोई नंबर है, जैसे मान लो 1 का मतलब 1 है, तो 1 2 3 4 लेवल, ये बस में ट्रॉपिक लेवल्स बोलते हैं इनको, एनर्जी के लेवल्स। यहाँ पे क्वेश्चन लिख रखा है कि जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड से डे के अंदर, उस कौन ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है ऑर्गेनिक कंपाउंड से। तो इसका एग्जांपल है डीकम्पोजर, ना प्लांट है ना एल्गे है, कौन है, डीकम्पोजर। ये भी नेट में क्वेश्चन आया हुआ है। अब देखो यहाँ पे 3 टर्म लिखी है, एक जीपीपी, एक एनपीपी, एक आरआर। तो देखो जीपीपी क्या होती है, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, मतलब जो टोटल प्रोडक्टिविटी है ये बस में, वो क्या है, जीपीपी। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है कि यहाँ पे एक हो रहा है रेस्पिरेशन रेट। देखो रेस्पिरेशन क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अपन रेस्पिरेशन पढ़ते हैं, तो वो कोई मतलब गैसियस एक्सचेंज नहीं होता, वो क्या होता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, ताकि क्या बन जाए, एटीपी। तो मतलब खुद के खर्चे, ये बस में। तो एनपीपी क्या है कि जीपीपी में से खुद के खर्चे निकाल दो, मतलब क्या निकाल दो, रेस्पिरेशन रेट निकाल दो, वो क्या है, एनपीपी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो आरआर क्या है, रेस्पिरेशन रेट। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं एनपीपी बराबर जीपीपी माइनस आरआर, मतलब एनपीपी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है, टोटल में से अपने खुद के खर्चे निकाल दो प्लांट, तो रेस्पिरेशन रेट, ये क्या हो गया, एनपीपी। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जीपीपी बराबर, मतलब टोटल प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कितनी होती है, एनपीपी प्लस आरआर, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी प्लस खुद के खर्चे। ये बस में, तो ये दोनों फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। अब देखो यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट आता है, जहाँ से सी पार्ट में नेट के अंदर 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, जिसका नाम क्या है, लाइट बोतल एक्सपेरिमेंट। ये बस में, तो लाइट बोतल एक्सपेरिमेंट में क्या था कि यहाँ पे जैसे एल्गे है, उसमें पहले जो ऑक्सीजन का लेवल अपन ने चेक किया था वो था 10 ml/O2 पर लीटर। ये बस में, और एक और भी कर लिया, उसमें भी एल्गे रखा, और उसमें भी इनिशियल जो लेवल था वो कितना था, 10 ml/O2 पर लीटर। तो एक बार तो अपन ने इसको मान लो डार्क में रखा, ये बस में, और एक बार अपन ने लाइट में रखा, ये बस में। तो लाइट में क्या है, रेस्पिरेशन रेट भी होंगे, मतलब खुद के खर्चे भी होंगे, और फोटोसिंथेसिस भी होगा, क्यों, क्योंकि लाइट है। जब अपन ने 1 आवर बाद चेक किया कि ऑक्सीजन का लेवल कितना है, तो कितना मिला, 14 ml/O2 पर लीटर पर आवर, इतना मिला अपन को। और जब अपन ने डार्क में चेक किया, तो डार्क में आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस तो होगा नहीं, क्या होगा, ओनली रेस्पिरेशन, मतलब खुद के खर्चे होंगे ओनली। तो O2 का लेवल यहाँ पे क्या हो गया, डिक्रीज। कितना हो गया, 1 आवर के बाद हो गया 7 ml/O2 पर लीटर, ये बस में। तो इतना हो गया। अब आपको बताना है कि जीपीपी क्या है, या एनपीपी क्या है, और आरआर क्या है, ये बस में। तो यहाँ पे देखो डार्क में ना, जो भी अपन ये जो जितना लेवल कम हुआ है ना, तो वो क्या होगा, रेस्पिरेशन रेट होगा, मतलब खुद के खर्चे होंगे। तो आपको कुछ नहीं करना, देखो यहाँ पे जो 7 है और 10 है, 10 में से 7 माइनस कर दो, कितना कम हो गया, 3 कम हो गया। तो 3 क्या है, खुद के खर्चे, क्योंकि यहाँ फोटोसिंथेसिस तो चल ही नहीं रहा। तो रेस्पिरेशन रेट कितना हो गया, 3 ml/O2 पर लीटर, ये बस में पर आवर। इतना बस में रेस्पिरेशन रेट कैसे निकालनी है। अब क्या है कि जो लाइट वाला है उससे अपन निकालते हैं एनपीपी, ये बस में। तो एनपीपी अपन कैसे निकालेंगे, जो अपने को बाद में मिला उसको माइनस कर दो इनिशियल में से, तो 14 माइनस 10, तो ये क्या हो गया, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी 14 माइनस 10, 4 ml/O2 पर लीटर पर आवर, ये बस में। तो एनपीपी तो निकालते हैं अपन लाइट से, और आरआर निकालते हैं, रेस्पिरेशन रेट निकालते हैं अपन डार्क से। अब मान लो अपन को जीपीपी पूछ ले, तो जीपीपी क्या होगी, एनपीपी प्लस आरआर, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इक्वल टू नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी प्लस खुद के खर्चे बोले तो रेस्पिरेशन रेट। तो एनपीपी तो 4 आ गया लाइट से, और डार्क से आरआर क्या आ गया, 3। 4 + 3 है 7 ml/O2 पर लीटर पर आवर। तो वो आरआर भी पूछ सकता है, एनपीपी भी पूछ सकता है, और जीपीपी भी पूछ सकता है। तो तीनों आपको समझा गया, लाइट से एनपीपी निकालते हैं और डार्क से आरआर निकालते हैं, दोनों को प्लस कर देते हैं, तो क्या आ जाता है, जीपीपी। इतनी बात समझ आ गई होगी, ये बस में आई। तो अपन ये इकोलॉजी है, एकदम इजी यूनिट है, एकदम इजी टॉपिक्स हैं, वहाँ से नेट में बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो ये सब आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। RS करियर इंस्टीट्यूट लाइफ साइंस। एंड वेरी थैंक यू बच्चों।